अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मक्के की फसल में झुलसा रोग के कारण लक्षण और रोकथाम। आम का बोर तथा फल लगने की अवस्था पर बाग में जरूरी कार्य। किसान भाइयों, मक्के की फसल बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर है और मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप देखने में मिल रहा है, जिसका समय से रोकथाम नहीं की गई तो उत्पादन में गिरावट होती है। अतः मक्के की फसल में झुलसा रोग के लक्षण क्या हैं और इसकी रोकथाम आपको कैसे करनी है, आइए जानते हैं इस बारे में जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह से। भाई, अभी खेत में मक्के की खेती की गई है और मक्के में धान बाल या मोचा आ रहा है। मक्के की फसल में इस समय झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। झुलसा रोग के कारण पौधों की निचली पत्तियों पर पहले छोटे छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसके बाद ये धब्बे भूरे गहरे रंग के होकर धीरे धीरे पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई सी दिखाई पड़ती हैं। रोग की उग्रता बढ़ने पर तनों और भुट्टों पर भी भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे भुट्टों में बन रहे दाने सिकुड़ जाते हैं। तो आप जान लें किसान भाई, इस तरह का लक्षण लीफ ब्लाइट कहलाता है, जो हेलिम्थोस्पोडियम टर्सिकम नामक फफूंद से फैलता है। इस तरह का लक्षण किसान भाई आपके फसल पर दिखाई देता है तो आप सावधान हो जाएं, इसलिए कि पत्ती के बाद वो आपका जो तना है उसमें फिर जो भुट्टे बनते हैं, जो कॉब होते हैं, उसको भी प्रभावित करता है और दाने को भी प्रभावित करने लगता है। देखेंगे कि आपका दाना सुकड़ा हुआ होगा, भुट्टे में या कॉब में दाने नहीं ठीक से बन पाएंगे और उसका आकार भी छोटे होंगे। पौधा का बढ़वार अवरुद्ध हो जाता है जब आक्रांत अवस्था में होता है और आपका एक भुट्टा यदि लगा तो उसमें भी दाने छोटे होंगे या संख्या दाने का कम हो जाएगा। किसान भाइयों, इन लक्षणों को देखकर आप इस रोग की पहचान कर सकते हैं। रोग को पहचानने के बाद समय रहते रोकथाम करना जरूरी है। तो आइए जानते हैं झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में। तो इस तरह का लक्षण आपको शुरुआती दौर में यदि दिखाई देता है किसान भाई, तो आप कॉपर ऑक्जीक्लोराइड, जो कॉपर फंजीसाइड है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल बनाएं, अथवा फैटोलान, इसका भी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। यदि ये बाजार में आपको नहीं मिलता है तो डायथेन M45, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे फसल के ऊपर आप स्प्रे करें। फिर दोबारा स्प्रे आप 10 से 12 दिन के अंतराल पर करें। तब फिर आवश्यकता अनुसार, यदि आवश्यकता है कि बीमारी नियंत्रण में नहीं हो रहा है, तब आप तीसरा स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन एक हम आपको बताएंगे कि जो रासायनिक जो फफूंदनाशी है, इससे यदि शुरुआती दौर में एक आध लक्षण दिखाई दे रहा है तो इन रासायनिक फफूंदनाशी के
स्प्रे करने के पूर्व यदि गौमूत्र आप 15 से 20 दिन पुराना गौमूत्र उसमें नीम का पत्ती गला देते हैं और उसको उस गौमूत्र के साथ नीम पत्ती गले हुए को सूती कपड़े से छानकर और 1 लीटर में 100 ml यदि मिलाकर आप स्प्रे करते हैं, इस पर भी कई वैज्ञानिकों का अनुसंधान किया हुआ है, तो हेल्मंथ्सपोडियम का बढ़वार रुकता है या जो है उसको बढ़ने नहीं देता है, फैलने नहीं देता है और नियंत्रण में रहता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में आम के बागों में इस समय बोर लग चुके हैं या फिर कुछ बागों में लग रहे हैं। अतः इन फल वृक्षों से अधिक फलन प्राप्त करने के लिए बाग में कीट नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होगा, जिस पर उचित सुझाव दे रहे हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। तो हम विशेष तौर से आम की फसलों की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि आम की फसल आप देख रहे होंगे लगभग 1 महीने से इसमें फूल आना प्रारंभ हो चुका है और कुछ जो लेट प्रभेद हैं उसमें अभी फूल आना शुरू किया है। तो अगर आप पौधों को किसी भी तरह की दवा का प्रयोग नहीं किए हों तो एक बार आप देख लें कि अगर पौधों का फूल खिला नहीं हो, खिला का मतलब कि फूल के पंखुड़ियाँ ओपन हो गई हों, तब तो दवा का इस्तेमाल नहीं करें, चूँकि एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो चूँकि मौसम में बदलाव काफ़ी आ रहा है, आप देख रहे हैं 2 दिन 4 दिन आसमान साफ रहता है फिर बदली हो जाती है। तो यही मौसम है, मधुआ जो कीट होता है, मधुआ कीट के संक्रमण का बहुत तेज़ी से इसमें प्रयोग हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान भाइयों, मंजर आने की अवस्था पर बाग में मधुआ कीट का प्रकोप देखा जाता है। ये कीट झुंड में रहते हैं जो मंजरों और कोमल पत्तियों का रस चूसकर उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। इसके अलावा वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से चूर्णिल आसिता रोग, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। साथ ही मंजर और फल भी झड़ने लगते हैं। तो ये आप देख लें, सुनिश्चित कर लें कि अगर दवा छींटे हैं तो ठीक है, अगर नहीं छींटे हो तो फूल नहीं खुला हो तो तत्काल आप कोई कीटनाशक, विशेष तौर से अगर कन्फीडर का इस्तेमाल करें, जो इमिडाक्लोरोपिड उसका टेक्निकल नाम है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के पौधों के पूरे एरियल पार्ट पर, जो ऊपरी हिस्से है जहाँ से फ्लावरिंग हुई है, सब पर समान रूप से छिड़काव कर दें। ये तो रही अभी के सामयिक स्थिति में। और अब उसके बाद अगर दाने बैठ जाते हैं तो फिर आपको एक बार पुनः दवा का इस्तेमाल करना होगा। और ऐसे स्थिति में आप एक कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, दूसरा फफूंदनाशक का, क्योंकि मधुआ के साथ साथ फंगस भी आता है बाद में, तो फफूंदनाशक का और उसके साथ एक हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों का इस्तेमाल करें आप दाना बैठने के 5 से 7 दिन के बाद। और डोज होगा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से कीटनाशक का, 2 से 2.5 ग्राम फफूंदनाशक। फफूंदनाशक में विशेष तौर से अगर आपको सल्फेक्स मिले या सल्फर युक्त जो फफूंदनाशक है तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे सल्फर हुआ, सल्फेक्स हुआ, कैराथाइन हुआ, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके फलों का विकास होगा। और साथ साथ ह्यूमिक एसिड जो फलों को बढ़ाता है, आजकल आज के डेट में एक नई दवा है, प्लांट हार्मोन या फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए होता है, तो उसका भी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के एक साथ या अलग भी छिड़काव करेंगे तो आपको काफी लाभ होगा। किसान भाइयों, आम के पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए
बाग में थाला बनाकर हल्की सिंचाई करना जरूरी है। जल जमाव होने की स्थिति में पौधों के बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, लेकिन बाग में सिंचाई के समय पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आम के मंजर आने की अवस्था पर बाग में सिंचाई कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था पर सिंचाई करने से मंजर झड़ जाते हैं। पौधों की सिंचाई का तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि फूलन के अवस्था में यानी फूलने की अवस्था में किसी भी फलदार वृक्षों की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब फूलों में दाना बैठ जाए तब उसके बाद एक फिक्स इंटरवल पर यानी 15 दिन या 1 महीना के इंटरवल पर अगर आप सिंचाई बराबर करते हैं, और सिंचाई करने का एक विधि है, एक तरीका है कि जड़ों से, पौधों के जड़ों से 1 से 1.5 मीटर की दूरी से हटके और पौधों की जहाँ तक कैनोपी आती है, छाया आती है, उस हिस्से तक मेड़ बना के या पूरे समग्र रूप से पूरे बगीचे में पानी पटाएंगे तभी ज़्यादा लाभदायक होगा। साथ साथ आपको उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन का व्यवहार करना चाहिए फल पकड़ने के बाद। तो ज्यों ही आप पहला इरिगेशन देते हैं दाना पकड़ने के बाद, तो आप नाइट्रोजन, एक वयस्क पौधा अगर 30 साल 40 साल का है तो कम से कम आधा किलो नाइट्रोजन प्रति पौधा जड़ से 2 से 2.5 मीटर की दूरी से हटके और जहाँ तक उसकी कैनोपी हो वहाँ तक छींट के मिट्टी में मिला के तब पानी दें तो ज़्यादा लाभकारी होगा। फलों का विकास अच्छा होगा, फल साफ सुथरे होंगे और आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, कुछ फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनकी अधिक मात्रा में उपज आ जाने की वजह से उनका अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इनके उत्पाद तैयार करके इनसे वर्ष भर लाभ लिया जाए, और ये कार्य घर की कुशल महिलाएं समूह बनाकर बखूबी से कर सकती हैं। परंतु सवाल ये है कि कैसे। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपाली चौहान। सभी किसान भाइयों को, बहनों को मेरा नमस्कार। जो इस समय आपके खेतों में टमाटर की पैदावार हो रही होगी और आंवला काफ़ी मात्रा में बहुतायत में होगा, तो जितना आपके यहाँ हो रहा है उतना तो आप यूज़ कर नहीं पाते हैं, और उसका दाम भी आपको उतना नहीं मिल पाता क्योंकि सीजनल फूड हैं। तो जब सीज़न होता है तो हर जगह चीज़ें मिलती हैं तो दाम उतना मिलता नहीं है। अब मैं आपको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बताना चाहती हूँ, कुछ फूड प्रोसेसिंग के मेथड बताना चाहती हूँ, जिसके माध्यम से आप जो इस समय जो आपकी बहुतायत में जो फसल हो रही है, जो उसको आप कैसे उसका संरक्षण करके उसको प्रोसेसिंग के माध्यम से लॉन्ग टर्म में पूरे साल यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर उसको आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के तौर पर यूज़ करें तो उससे आप इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे टमाटर की खेती के लिए आप टमाटर को जो है टमाटर का सॉस बना सकते हैं। टमाटर से वैसे तो कई प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, लेकिन कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिसे घर पर तैयार किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत आज बात करेंगे टमाटर से सॉस तैयार करने की विधि के बारे में। टमाटर का सॉस बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने 1 किलो टमाटर लिया हुआ है तो उसमें आप 60 ग्राम प्याज है, उतना ही नमक, जितना प्याज रहेगा उतना नमक, 60 ग्राम नमक, और डबल जो है शुगर। अगर 60 ग्राम आप नमक डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, तो 120 ग्राम या 160 ग्राम के लगभग शुगर डालिए, शक्कर डालिए, और उसमें 30 ग्राम लहसुन होना चाहिए, और अदरक 15-20 ग्राम अदरक। इसके अलावा काली मिर्च 10 ग्राम, दालचीनी, गरम मसाला, ये जितना गरम मसाले के जितनी भी चीज़ें होती हैं, अजवाइन का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब डालनी है। उसके बाद आप जो है पूरे टमाटर को उबालिए, हल्का सा उबाल करके 2-3 मिनट उबालने के बाद जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसकी पूरी प्यूरी निकाल लीजिए, उसको छान लीजिए, उसका छिलका अलग कर दीजिए।
छिलका अलग करने के बाद जो प्यूरी आ रही है उसमें आप जो है उसको फिर से आंच पर रखिए और उसमें जो नमक है और जो शुगर है वो डाल दीजिए डालते समय, और बाकी जितना जो गरम मसाला है, लहसुन और जो भी चीज़ हमने बताई है वो गरम मसाले की एक पोटली बना लीजिए और वो पोटली जो है वो जब वो उबाल आने लगे तो उसमें रख दीजिए। धीरे धीरे जो पोटली का जो अंदर का रस है वो आपके उस प्यूरी में आने लगेगा और करीब 20-25 मिनट जब उसका गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो आप उसको उतार लीजिए। उसमें आप 2% सोडियम मेटा बाइसल्फाइड डाल दीजिए, तो ये आपका टमाटर सॉस जो है तैयार हो जाएगा। पूरे साल भर आप इसको यूज़ करेंगे और इसको अगर आप इस लार्ज स्केल पर अगर आपके यहाँ ये टमाटर की खेती हो रही है, लार्ज स्केल पर इसको आप बनाकर बेचना चाहें तो ये आपके लिए आय का भी एक साधन बन सकता है। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रही हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता सिंह। आजकल आंवला बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं मतलब ये चाहती हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह बना करके अगर इसको मतलब अचार, जैम, जेली, मुरब्बा बेचना चाहती हैं तो उसकी ट्रेनिंग मेरे केंद्र पर भी होती है। तो पहला मुरब्बा बनाने की विधि मैं बता रही हूँ। और 1 किलो आंवला लेना है हमको और ऐसा फल लेना है जो कि बिल्कुल पका हुआ बढ़िया पीला हो, उसमें कहीं से भी दाग ना हो। 1 किलो आंवला है तो 1.5 किलो चीनी उसमें लगेगी और 3 से 4% जो है हम चूने का घोल लेंगे। कुछ लोग फिटकरी के पानी में भी उसको डालते हैं, लेकिन उससे विटामिन सी, फिटकरी के पानी में डालने से विटामिन सी ज़्यादा नष्ट हो जाता है, तो उसको हम जो है चूने के पानी में अगर हम डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और चीनी 1.5 किलो। सबसे पहले क्या करें, आंवले को ले लें, साफ पानी में अच्छे से धो लें और उसको जो है स्टील के कांटे से गुदाई इस प्रकार करें कि जो गुठली है वहाँ तक गुदाई पूरी हो जाए, मतलब इतने अच्छे से गुदाई कर देनी है। फिर उसको 24 घंटे के लिए मैंने आपको बताया 3 से 4% हम जो है चूने का घोल बनाएंगे पानी में डाल करके, खाने वाले चूने का, और उसमें 24 घंटे के लिए उस गुदे हुए आंवले को आप डाल दें। अगर आप इसको बाहर छोड़ देंगी तो फल जो है भूरे रंग का हो जाएगा, तो हमारा आंवले का जो रंग है वो भूरा भूरा आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। और फिर उसके बाद जो 24 घंटे बाद उसको निकालिए और खूब 3-4 बार अच्छे साफ पानी से उसको धो दीजिए। धोने के बाद अब एक बड़े भगोने में पानी उबालने रखिए। जब पानी उबलने लगे तब जो गुदे हुए आंवले हैं, साफ धुले हुए जो आंवले हमारे हैं, उनको उसमें डालिए 7 से 8 मिनट के लिए और ढक दीजिए। जब पानी उबलने लगे तब इस बात का ध्यान रखें, पानी में उबालने नहीं है, उबलते पानी में हमको आंवले डालने हैं। तो जब हमारे आंवले जो है 7-8 मिनट के लिए उसमें पड़े रहेंगे, मतलब उबलते रहेंगे और ढक देंगे, उसके बाद उनको निकालिए फलों को। अब एक बड़ा भगोना लीजिए और चीनी मैंने आपको बताया कि 1.5 किलो लेनी है हमको, तो पहले चीनी की तह लगाइए पतली सी भगोने में, फिर ऊपर से जो गुदे हुए और जो उबले हुए हमारे आंवले हैं उनकी तह लगाइए, फिर उसके ऊपर से फिर चीनी की तह लगाइए, फिर आंवले की तह, फिर लास्ट में फिर चीनी की तह लगा दीजिए और उसको 24 घंटे के लिए ढक करके छोड़ दीजिए। अगले दिन आप सुबह देखेंगे कि जो है उसमें जो आंवले हैं उन्होंने पानी छोड़ा है, जिससे चीनी काफ़ी हद तक घुल जाती है। अब उसमें से फलों को निकाल करके अलग कर लीजिए और चाशनी बनाने के लिए चढ़ा दीजिए। चाशनी बनाते समय अगर आप 2 चम्मच उसमें साइट्रिक एसिड डाल देंगे तो उससे दाने भी नहीं बनेंगे चीनी में आगे जा करके, और जो चीनी की गंदगी है वो भी साफ हो जाएगी। अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप उसमें 2 नींबू का रस निचोड़ दीजिए और उससे गंदगी साफ कर दीजिए। जब चीनी में चाशनी में उबाल आ जाए, पानी आपको अलग से बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, आप लोगों को छोड़े हुए पानी से ही वो चाशनी बन जाएगी। और फिर जो है उसको उबाल आ जाए, फिर आंवले के फल उसमें डाल करके 24 घंटे के लिए पुनः छोड़ दीजिए उसको। फिर अगले दिन फिर फलों को निकालिए, फिर चीनी की चाशनी को एक बार पकाइए और फिर फलों को डाल करके रख दीजिए। ये प्रक्रिया आपको 3 दिन तक करनी है। तीसरे दिन के बाद जब चाशनी गाढ़ी हो जाए और एक तार की चाशनी बनने लगे तब उसमें फलों को पुनः डाल करके रख दीजिए। और आपको ऐसे जार में रखना है। देखिए, पहली बात तो जो है जार हमारा महिलाओं को जब भी कोई भी मतलब अचार वगैरह रखती हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि जो बोतल है वो कांच की इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो तब वो प्लास्टिक का ले सकती हैं। और उसको ना बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए कि तुरंत धोया फिर कपड़े से पोंछा फिर उसमें आपने जो भी आपने बनाया वो भर दिया, तो उससे क्या है कई बार कपड़े के रेशे वगैरह रह जाते हैं तो हमारा जो अचार, जैम, जेली, मुरब्बा जो भी हम उसमें रखते हैं वो ख़राब हो जाता है। तो पहले तो अगर कांच की बोतल है तो बहुत ही अच्छा है, उसको ठंडे पानी में डाल करके उबाल दीजिए बोतल को। फिर उसके बाद उसमें कोई भी चीज़ आप जो भरना चाहते हैं वो भरें, जिससे कि वो ख़राब नहीं होगा।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला बेगूसराय के कृषक बैजनाथ कुमार ने। यह गाय की साहिवाल नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो बैजनाथ कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, इस गाय का शारीरिक बनावट सबसे पहले रंग से शुरुआत करते हैं। रंग इसका लाल, गहरा लाल से लेकर के हल्का भूरा रंग का भी होता है और कुछ में सफ़ेद रंग की धब्बे भी पाए जाते हैं। इन गायों की जो शरीर की बनावट होती है वो मांसल होती है, पौष्ट होते हैं और पूंछ इनकी छोटी होती है। इनके सींग जो होते हैं छोटे और निकले हुए होते हैं और पर ब्यात दूध देने की क्षमता इनकी जो है लगभग 1700 किलोग्राम से लेकर के 2600 किलोग्राम तक होता है, जबकि औसत रूप से 2270 किलोग्राम प्रति ब्यात हम इनसे दूध का उत्पादन कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी आय के लिए कैसे करें मूंग के साथ स्वीट कॉर्न मक्के की बुआई। बीज उत्पादन हेतु आलू की खुदाई व भंडारण तकनीक पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।